मीटिंग हो रही है वो सो जाते हैं। ऐसे भी ऐसे ऐसे विदेश मंत्री थे कि यूएनओ के अंदर भारत का अपना पक्ष रखना था, वो कहीं खोए हुए बेचारे उठे और चले गए, मंच पे जाकर के भाषण पढ़ना शुरू किया। विदेश मंत्रालय में एक सेक्रेटरी भाग गया, उन साहब ने इतनी देर में आधा भाषण पढ़ दिया। थोड़ी देर बाद वो बोला ये आपका भाषण नहीं है, पुर्तगाल देश का भाषण पढ़ रहे, भारत का तो ये हंसने की बात नहीं है। वो विदेश मंत्री किसी पार्टी का हो सकता है, वो भारत राष्ट्र का विदेश मंत्री था। दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी? आप कैसे बौने लोगों को चुनते हैं भाई? आप इतनी महान परंपरा के लोग हैं, आपको लोग नहीं मिलते चुनने के लिए। हमारा मजाक उड़ता है विदेशी मीडिया हमारे बारे में क्या लिखता है। इसीलिए 2014 का चुनाव जब हुआ तो हमको अपनी बारे में इतने कुंठाग्रस्त हैं, इतने अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, इतना हमने गलत इतिहास पढ़ लिया है कि हमारे अंदर पुरुषार्थ नहीं जागृत होता। लेकिन दुनिया आपको आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त से देखती है, हजारों हजारों साल वाली परंपरा से देखती है। ये वो देश है जिसने जीरो का आविष्कार किया, दुनिया को ज्ञान बांटा। उस देश में आज क्या कारण है कि कोई पुरुषार्थी पैदा नहीं हो रहा? पुरुषार्थी पहले भी थे, ऐसा नहीं था, लेकिन पूरा समाज सत्ता पे निर्भर हो गया था कि जो सत्ता करेगी बस वही हमारा काम है। हम तो 3 ही लोग हैं, हमने एक बार वोट दे दिया, अब हमारा क्या काम है? अब सत्ता तय करेगी। लिहाजा उस वक्त भी सरदार पटेल मौजूद थे, सुभाष चंद्र बोस मौजूद थे, लेकिन आपने अपना हीरो उनको नहीं माना, उनके लिए नहीं लड़े। इत्तेफाक की बात है कि आप लोगों ने आज बुलाया है, आज 15 तारीख है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वालों ने 15 नवंबर को जनजाति दिवस घोषित किया, गौरव दिवस। अब तक कुल क्या क्या दिवस थे बताओ? एक बाल दिवस जो कल ही गुजरा। पता नहीं उन बच्चों ने क्या बुरा काम किया था जो उनका ये दिन देखा। और ये दिवस 14 नवंबर को ठीक है कि उसी दिन पैदा हुए थे, लेकिन मैं अपनी बात को, आपको लगता होगा थोड़ा ह्यूमर है उसमें, 14 नवंबर को बाल दिवस, मैंने कहा इसी दिन को क्यों ढूंढा गया? तब पता चला जब उंगलियों पे गिरना शुरू किया मैंने, तो पता चला कि आज 14 नवंबर से ठीक 9 महीने पहले वैलेंटाइन डे था। तब पता चला कि ये 14 को बच्चा पैदा हुआ। महान पुरुष, अद्भुत पुरुष। जब आप सच्चाई को नहीं सुनना चाहते तो आपके साथ जघन्य अपराध क्या होता है, उस संदर्भ में मुझे यह बात कहनी थी, मैंने इसलिए ये बात कही। ये बिहार और आज झारखंड अब बना है, जब ये भी राज्य था तब इस देश में ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने चुनी हुई सत्ता को सत्ता से बाहर रहते हुए, पार्लियामेंट से बाहर रहते हुए चुना और उसको चैलेंज दिया, चुनौती दी। ऐसे ही एक महापुरुष का नाम था जयप्रकाश नारायण।
मैं कोई बात भावुकता में नहीं कहता। मैं नहीं चाहता यहां जो लोग बैठे हैं और इसके बाद जो लोग भी सुनेंगे उनको कोई भी आदमी चौराहे पे सवाल पूछेगा तो आपके पास जवाब ना हो, इसलिए तथ्यों पे बात कहता हूं। जयप्रकाश नारायण, आप सबको इतिहास पता है, उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे नेता जिन्हें हमने चुन के भेजा था, जिन्हें हम अपना समझते थे, उन्होंने समय में मुंह नहीं खोला, अपनी बात नहीं कही। हमारे यहां लोगों को, खासतौर से सनातनी हिंदू को अच्छा दिखने, कि हम किसी तरह अच्छे दिखें, हमें समाज अच्छा कहे, इसके लिए हमें अपने शत्रु से अनुमोदन कराना है। इस बीमारी के कारण चोर उचक्कों ने आपको चुनौतियां दी। जयप्रकाश नारायण जी की मृत्यु हुई, मेरा ख्याल है कि 79 की बात होगी। लंबे समय तक वो एडमिट थे। अक्सर रेडियो में 3-4 बार उनके देहांत की गलत खबर भी आई। मैं 9th क्लास में था। अब आप कह सकते हैं कि 9th क्लास के बच्चे को ये बात याद नहीं रह सकती, लेकिन मेरा जन्म जहां हुआ वहां मैं कुछ भूल ही नहीं सकता था। उनको श्रद्धांजलि देने की बात हुई शोभा जी कि पार्लियामेंट में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। तो जैसे ही ये कहा कि लोग जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धांजलि दी जाए, यकायक कुछ अल्ट्रा कांग्रेसी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि वो तो इस सदन के सदस्य नहीं थे, उन्हें कैसे दी जा सकती है। ये सवाल उन बुजुर्गों से है जो रिटायर हो गए हैं, 92 साल के हैं, अकेले रहते हैं भंडारा रोड पर, और बहुत सारे लोग हैं जो उसके गवाह थे। मुझे उनकी चुप्पी पे ताज्जुब होता है। सही समय पे तथ्यों के साथ बात कह देने से आपकी बात आसान हो जाती है। जैसे ही उन्होंने कहा कि नहीं, उसको तो श्रद्धांजलि नहीं दे सकते क्योंकि वो तो सदन के मेंबर नहीं थे, सन्नाटा। जिस जयप्रकाश लोग नारायण की पूरी क्रांति से एक सत्ता का बदलाव हुआ, उस सत्ता में लोग 1954 से 1950 से संसद में बैठे हुए थे, लेकिन चुप रहे, कुछ बोले नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया, या अज्ञानी थे या किसी कारण से चुपते भी, मैं नहीं जानता। लेकिन एक तथ्य आपके सामने रखता, 1960, अब ये में शब्दों का चुनाव मैंने नहीं किया है। जो शब्द मैं आपसे बोल रहा हूं वो मैंने नहीं चुने। वो एक देश के बहुत पुराने, जो नेहरू जी के प्रेस सेक्रेटरी थे, श्रीमती इंदिरा गांधी के कैबिनेट में विदेश मंत्री थे, पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, इंटेलेक्चुअल आदमी हैं और अल्लाह के फजल से अभी जीवित हैं। अब मेरी बात को आप समझे तब समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। उन्होंने भी हाल में कोई 3-4 साल पहले किताब लिखी। अब ये मेरा भाग्य है या कोइंसिडेंस है कि ऐसी किताबें जरा जल्दी मेरे तक पहुंच जाती है। और उस किताब के पेज नंबर 42 पर लास्ट पैरे में जो भाषा लिखी है वो बताता हूं। उसमें लिखा हुआ है, और एक हार्डकोर कांग्रेसी जो आज भी कांग्रेसी है, उसने लिखा, जवाहरलाल नेहरू फॉलन इन लव विद एडवीना। तो मैंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, उनका दिल बड़ा था वो किसी को भी दे सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात, बड़े दिल क्या। महत्वपूर्ण ये लाइन नहीं है, ये लाइन उन्होंने लिखी है, इसलिए रिपीट कर रहा हूं। कल कोई आरोप लगाए कि साहब ये जो कांग्रेस विरोधी लोग हैं या इस देश में पुष्पेंद्र साहब, जीडी बख्शी कुछ भी बकते रहते हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं होता। इसलिए जो लाइन उन्होंने लिखी उसमें यही लिखा
और उसने ये भी लिखा कि नेहरू जी ने रेसिप्रोकेट करा, और ये भी बात खत्म हो गई। और उसके बाद की जो लाइन है उसे मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पेज 42, किताब के राइटर का नाम है कुंवर नटवर सिंह, और किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। उसके पेज नंबर 42 की आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है? 1960 में जिनके प्यार में वो गिर पड़े थे, वो एक टापू के ऊपर मलेशिया में मैडम एडविना माउंटबेटन का देहांत हो गया 1960। 1960 में एडविना माउंटबेटन, जिनका देहांत मलेशिया के या इंडोनेशिया के किसी टापू पे हुआ। खबर आई जब मोबाइल नहीं था, जब दिल मेरा होता है तो ऐसे भी खबर आ जाती है। खबर आई भारत की आजाद पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि दी। शर्म नहीं आई किसी को, पूछा नहीं कि ये कब मेंबर बनी, लेकिन जयप्रकाश नारायण को नहीं दी गई। यही जघन्य अपराध आपके साथ हुआ और आगे नहीं बढ़ी। उस समय के सेना में बहुत ऐसे लोग थे जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते थे। 26 जनवरी का दिन आया, आप सोचिए कि हम कहां थे। जो लोगों को लगता है कि 14 में बदलाव हो गया है, तो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में कम से कम 48 बदलाव तो होने चाहिए। आप कहां से चले थे, कहां पहुंचे, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए आपको शक लगता होगा कि मैं कुछ बातों को रिपीट करता हूं। आप कोई साधारण स्थिति में नहीं है, भारत किसी सामान्य स्थिति में नहीं है सब। तो आपको लगता है सरकार के पास ताकत है क्योंकि आपने 303 क्या दे दिए हैं, आप पिछले 1000 साल का हिसाब 24 घंटे में लेना चाहते हैं। उन्हीं जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को जब एक विदेशी मेहमान को बुलाना था, उस वक्त तक माउंटबेटन जिंदा थे। माउंटबेटन के दबाव में एलिजाबेथ जो उनकी रानी थी, उसको चीफ गेस्ट बना दिया। सेना को पता चला, उसमें विद्रोह हुआ। उन्होंने कहा कि जिन लोगों से अभी हमने सत्ता ली है, उसकी रानी के सामने भारत की आजाद सेना सलूट कैसे दे सकती है। और इतना दबाव बनाया कि उनको ही अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इसलिए मैं उस बात पे आना चाहता हूं जहां झारखंड के जागरूक नागरिकों को, शोभा बहन को, इनके तमाम साथियों को उन चुनौतियों से जो हमारी खामोशी के कारण, हमारे स्वार्थ और सत्ता की लालच के कारण, मेरा तेरे के कारण, सिर्फ सरकार में नहीं, इस देश में हिंदुत्व का ठेका लेकर के सुबह से लेकर शाम तक भाषण देने वालों की वजह से हम गर्व में चले गए। हम बोलना नहीं चाहते। हमारा कुछ फायदा होने वाला होगा, किसी के टेलीफोन करने से टिकट मिल जाएगा, माफ कीजिएगा, ऐसी टिकट जूते की नोक पे। इसलिए आप कोई राजनीतिक लोग नहीं। राजनीतिक लोग होते तो बड़े नेता के आते और सब फोटो खिंचा के, हो सकता है 6 महीने बाद कहते मैं भी मिलाता, टिकट दे दीजिए। आप नहीं है, इसलिए आपके सामने बात है। आपको जब किसी विचारधारा, किसी पार्टी, किसी संगठन और राष्ट्र के बीच को चुनना हो तो राष्ट्र को चुनिएगा। अगर गुलामी बनना है किसी पार्टी का और किसी विचारधारा का, तो राष्ट्र के गुलाम हो जाइएगा, अनंत काल तक जिंदा रहेंगे। भारत की संसद में
मैंने इसीलिए कहा कि सिंह साहब मेरे लिए आसानी कर देते हैं, मुझे पीछे नहीं जाना होगा, मुझे औरंगजेब के बारे में नहीं बताना, बाबर के बारे में नहीं बताना, वो चैप्टर क्लोज हो गया। और जो लोग बार बार घुमाते हैं वो वर्तमान में जो आपके साथ इस भारत राष्ट्र के साथ संसद में बैठ के गद्दारी हुई और जो चुप रहे वो भी उस गद्दारी में शामिल है। मैं आपके बीच में आया हूं, आप सब जानते हैं दूर दूर तक किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी व्यक्ति विशेष से मेरा कोई संबंध नहीं। जब तक ईमानदारी और ताकत है ये करूंगा, जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरा पैर फिसलने वाला है सब छोड़ दूंगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार